मैं मनीष राजपूत एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट सीहोर से आपके लिए मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो संख्याएं होती हैं गणित के अंदर वो कितने प्रकार की होती हैं और हम उसको कितने अच्छे से पहचान सकते हैं और उनके बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं। यदि मैं आपको बात करूं नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। यदि मैं बात करूं नंबर की संख्या की, तो जो संख्या होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है रियल नंबर और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। देखिए, यदि मैं रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। यदि मैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की परिभाषा की बात करूं, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर वह संख्याएं होती हैं जिनको हम एक नंबर रेखा संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जबकि काल्पनिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर रेखा या संख्या रेखा पर दर्शा या शो नहीं कर सकते। यदि मैं आपसे बात करूं रियल नंबर की, तो हम यहां पर एक संख्या रेखा बनाते हैं और इसके द्वारा जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है। देखिए, आपने संख्या रेखा नंबर रेखा को अपने स्कूल में देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 तो कहां तक जाता है? अनंत। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कितना होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और कहां तक? माइनस अनंत। देखिए, ये संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। जबकि अगर मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं तो काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को मैं यहां पर दर्शा या शो या लिख नहीं सकता। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो करनी -7 करनी -5 करनी -4। ठीक है, जो इस प्रकार की संख्या होती है वे संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्या, है ना। यहां पर जो करनी -1 का मान होता है वो कितना होता है? i। कितना होता है? i। तो इस संख्या को मैं यहां पर लिख सकता हूं 7i। क्या लिख सकता हूं? 7i। अब जानते हैं किसके बारे में कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, देखिए, यदि मैं संख्या को कहां से स्टार्ट करता हूं? 1 से। कहां से? 1 से कहां तक? अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं कहलाती हैं वह कहलाती है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो यहां से हमें क्या जाना कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से और कहां तक जाते हैं? अनंत तक, है ना। यदि मैं यहीं पर 0 को मिला, अब बताइए कि जो संख्या हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई? कहां से शुरू हुई? 0 से और कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो ये संख्याएं कहलाती हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। यदि मैं संख्या को कहां से स्टार्ट करूं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये कहलाती हैं हमारी इंटीजर्स या पूर्णांक। क्या कहलाती है? इंटीजर्स या
पूर्णांक है। देखिए हमने क्या जाना कि जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक होती है इमेजिनरी नंबर जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं कर सकते या शो नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, वे संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। यदि मैं यहीं पर आपको वास्तविक संख्या की बात करूं तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं किसी संख्या को कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक से, कहां से, एक से, तो एक से लेकर कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो एक से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। यदि संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, तो कहां तक जा रही है, अनंत तक, तो ये संख्या कहलाती है होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब देखिए यदि संख्या कहां से स्टार्ट हुई, माइनस अनंत से, तो कहां तक गई, प्लस अनंत तक, तो इनको बोलते हैं हम इंटीजर या पूर्णांक। देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और नंबर को और जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो देखिए इससे पहले मैंने क्या जाना था कि जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, एक और दो। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, है ना। उसके बाद में क्या बोलूंगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि जब हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं तो वे संख्या कहलाती है सम्मिश्र संख्या। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो ये संख्याएं आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कि x बराबर a प्लस आई बी, है ना। यदि आप इसको संख्या के उदाहरण के तौर पर लिखें तो ये संख्या होती है x प्लस 2 प्लस 3i। क्या होता है, 2 प्लस 3i। यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर जो 3i है ये क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या। जो यहाँ पर जो i है ये किसको शो कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, आपकी इमेजिनरी नंबर। किसको, इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो इसका ही एक पार्ट होता है डेसिमल नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। तो देखिए डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि वे संख्याएं जो पॉइंट में होती है, किसमें होती है, पॉइंट में होती है। जबकि मैं आपको बताता हूं कि जो दशमलव संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर मैं दशमलव संख्या की बात करूं तो जो दशमलव संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक है। तो पहली होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि वे संख्याएं जो क्या होती है, सात हो जाती है। क्या हो जाती है, सात हो जाती है। तो यहां पर टर्मिनेटिंग होता है इसका मतलब होता है 7 दशमलव, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसका मतलब होता है 5 दशमलव। तो हम जानते हैं कि 7 दशमलव और 8 दशमलव क्या होता है, ठीक है। देखिए यदि मैं आपको 7 दशमलव का उदाहरण दूं तो 7 दशमलव वे दशमलव होती हैं जो कहीं पर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि मैं 2 को 5 से क्या कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2 को 5 से
0.4 कितना आएगा 0.4। तो ये देखिए कि जो दशमलव है के बाद कितना आना चाहिए 4 आ रहा, तो 4 के बाद कोई संख्या आ रही है नहीं आ रही। तो ये जो दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है कहां पर रुक गई है 4 पर रुक गई है। क्या पर रुक गई है 4 पर। यदि मैं दूसरा उदाहरण तो मैं लिख सकता हूं कितना 1/8। कितना लिख सकता हूं 1/8। तो जब आप 1 को 8 से क्या करोगे भाग करोगे तो कितना आएगा 0.125। कितना आएगा 125 है ना। तो देखिए ये संख्या कहां पर जाकर रुक गई 5 पर रुक गई। तो आया समझ में। 7 दशमलव क्या होता है वही दशमलव होती है जहां पर हम क्या करते हैं जब किसी संख्या को दी गई संख्या से क्या करते हैं भाग करते हैं और वो कहीं पर जाके क्या हो जाती है रुक जाती है या खत्म हो जाती है तो ऐसी दशमलव क्या कहलाती है 7 दशमलव। आया समझ में। अब आगे देखते हैं कि जो 7 दशमलव होती है वो क्या होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए बच्चों यदि मैं 1 को 3 से क्या कर रहा हूं भाग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं 1 को 3 से भाग कर रहा हूं। तो आप बताइए कि यदि मैं 1 को 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 0.33333 और ये 3 क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं पर शांत हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यदि मैं यहां पर आपको ले लूं कितना 2/3 कितना लिया मैंने 2/3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 को क्या कर रहा हूं 3 से भाग कर रहा हूं। तो जब मैं 2 को 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 0.66666 और 6 और ये क्या होगा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार की जो दशमलव होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं आसान दशमलव। आगे समझ में ठीक है बच्चों आगे चलते हैं है ना। और देखिए मैंने आपको जो दशमलव बताई थी वो कितने प्रकार की बताई थी 2 प्रकार की। पहले क्या बताई थी टर्मिनेटिंग और दूसरी बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग है ना। इसको क्या बोलते हैं शांत और इसको क्या बोलते हैं अशांत है। तो जो आसान दशमलव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के 2 प्रकार के है ना। इसमें एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग है ना। देखिए रिपीटिंग मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या क्या हो रही है कंटिन्यूअसली आ रही है ना। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर तो यदि मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूं और उसका जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.33333 इस प्रकार से कैसा आ रहा है 0.333। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि देखिए यहां पर एक ही संख्या बार बार आ रही है। जबकि अगर मैं आपको नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो इसका एग्जांपल कुछ आपको ये दशमलव कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे 0.125 125 125 इस प्रकार से ठीक है। तो वे दशमलव जो क्या होती है आसान होती है। क्या होती है आसान होती है। पर क्या होता है कि एक ही डिजिट को एक ही अंक को बार बार दोहराया नहीं जाता है वे दशमलव क्या कहलाती है नॉन रिपीटिंग। जबकि वे दशमलव जो क्या होती है एक ही बार बार दोहराई जाती है और आसान होती है जो कहीं पर जाकर रुकती नहीं है वे दशमलव कहलाती है रिपीटिंग। अगला समझो देखिए बच्चों है ना। यदि आपको कहीं पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां पर थोड़ी देर रुकिए वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अच्छे से देखिए और अगर आपको थोड़ा सा उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद जो संख्या होती है वो होती है रेशनल नंबर। इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या ठीक।
आपने देखा होगा कि वे संख्याएं जो किस फॉर्म में होती हैं, a अपॉन b के फॉर्म, किस फॉर्म में, a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्म में। यदि मैं यहाँ पर उदाहरण दूं तो उदाहरण के तौर पर जो परिमेय संख्या होती है वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देती है, p अपॉन q। किसी दिखाई देती है p अपॉन q, मतलब उस संख्या के बटे में कुछ ना कुछ संख्या आपको दिखाई देगी। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे अगर मैं यहां पर जो p और q है ये क्या है, इंटीजर, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, है ना। और यहां पर जो q होता है, क्या होता है, q होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर, है ना। तो अगर मैं इसको उदाहरण दूं तो 2/3, 4/5, 6/11, 8/17, -5/4, -6/19, है ना। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और संख्या को थोड़ा और अच्छे से पहचानते हैं कि और कितने प्रकार की संख्या होती है। तो जो नेक्स्ट संख्या होती है वो होती है इनरेशनल नंबर, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इनरेशनल नंबर, ठीक है, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी होती है या अपोजिट होती है। वे संख्याएं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, है ना। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है पाई। क्या होती है, पाई, जिसका मान आपने स्कूल में पढ़ा होगा 22/7। तो देखिए ये जो मान होता है पाई का 22/7, ये क्या होता है, एक्यूरेट मान नहीं होता, ये क्या होता है, लगभग होता है। क्या होता है, लगभग होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो पाई है वो कौन सी संख्या है, तो ये जो पाई होती है कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन पीएससी में देखा गया था कि पाई प्लस 2, क्या आया था, पाई प्लस 2, है ना। तो यदि पाई में मैं किसी संख्या को जोड़ देता हूं, है ना, तो वे संख्या क्या होगी या क्या कहलाएगी। तो यदि मैं पाई में 2 को जोड़ता हूं तो जो संख्या आएगी, जो उत्तर आएगा वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, है ना। तो एक चीज याद रखिए कि यदि मैं पाई में किसी संख्या को जोड़ता हूं, माइनस करता हूं, या पाई को किसी संख्या से भाग करता हूं या गुणा करता हूं, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या या इनरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या और ऑड नंबर को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। देखिए जो सम संख्या होती है, जो इवन नंबर होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जो 2 से क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एग्जांपल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या, है ना। तो सम संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सम संख्याओं को हम
2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो n है ये क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, है ना। देखिए यदि मैं इस 1 की जगह पर कुछ भी रख दूं, 1 रख दूं, तो 1 गुणित 2 कितना होगा? 2 होगा। 2 रखता हूं तो कितना आएगा? 2 गुणित 2 कितना? 4। 3 रखता हूं तो कितना आएगा? 2 गुणित 3 कितना? 6। अब बात करते हैं विषम संख्या की, है ना। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, है ना। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? 2n प्लस 1। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो ये जो संख्या होती है ये कहलाती है विषम संख्या, है ना। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2n प्लस 1। यहां पर जो n है ये क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको 2 और भागों में बांटा गया है ना। पहला होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या। अब इसको समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 गुणनफल होते हैं। कितने? 2 गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, है ना। पहला कौन सा? 1, और दूसरा वो खुद नंबर जिससे वो संख्या क्या हो रही है? भाज्य हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 किससे भाज्य होता है? सिर्फ 1 और 2 से। जबकि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 किससे भाज्य होता है? सिर्फ 1 से। किससे? 1 से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या जो कितनी संख्या से सिर्फ 2 संख्या से क्या होती है? भाज्य होती है। पहली तो क्या? 1, और दूसरी क्या? वो खुद संख्या। तो यहाँ पर जो 1 है वो किससे भाज्य हो रहा है? सिर्फ 1 संख्या से। किससे? सिर्फ 1 से। जबकि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कितनी संख्याओं से भाज्य होगा? 1 और 2 से। इसी प्रकार से 3, तो 3 कितनी संख्याओं से होगा? 1 और 3 से। 5 की बात करें तो 5 किससे होगा? 1 और 5 से, है ना। यहाँ पर हम 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो देखिए 4 किससे कैसे होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, किससे होता है? 4 से होता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि वे संख्याएं जो 1 और खुद से भाग हो रही है। किससे? 1 और खुद से। वे संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो यहां से आपको जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिख रही है वो कौन सी है? 2। कौन सी संख्या है? 2, ठीक है। अब जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिनके कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर, कितने गुणनफल हो? 3 गुणनफल। कम से कम कितने गुणनफल हो? 3 गुणनफल, है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और शोन ये आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 1। 2 के गुणनफल की बात करूं तो 1 और 2। 3 के कितने होते हैं? 1 और 3। अगर यहाँ पर मैं 4 की बात करूं तो 4 के कितने गुणनफल होते हैं? 1, 2 और 4, है ना। देखिए गुणनफल मतलब होता है कि वे संख्याएं जो किन किन संख्याओं से भाज्य हो सकती है या भाग हो सकती है ना। तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या की परिभाषा क्या बोलती है कि वे संख्याएं जो कम से कम
कितनी 3 से हो सकती है, पर 3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 3 4 5 है ना, बट कम से कम कितना होना चाहिए, सिर्फ 3 तो होना ही चाहिए, है ना। तो 4 के कितने गुणनफल है, 1 2 4, है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है भाज्य संख्या के ऊपर, वो क्या आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 4, है ना। देखिए स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, है ना। इसी में एक प्रश्न और बनता क्या कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, है ना। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कितना आएगा, 6 7 8 और 9। हम बात किसकी कर रहे हैं, विषम संख्याओं की। तो यहां से जो सम संख्या होंगी वो कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि भाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनफल हो। तो यहाँ पर आपको 5 के कितने दिख रहे हैं, 1 और 5, 7 के कितने दिख रहे हैं, 1 और 7। जबकि यदि मैं 9 की बात करूं तो 9 के गुणनफल कौन कौन से हैं, 1 3 और 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए भाज्य संख्या से कितने प्रश्न बनते हैं, 2। पहला प्रश्न क्या बना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, कौन सी, 4, है ना। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9, कौन सी होती है, 9, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। देखिए यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस संख्या के ऊपर, अभाज्य संख्या के ऊपर, है ना। तो जो भाज्य संख्या के ऊपर प्रश्न बनते हैं वो कितने बनते हैं, सिर्फ 2, है ना। देखिए देखिए, है ना। तो यहां से पहला प्रश्न क्या बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, कौन सी, 2, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनता है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कहां से लेकर, 1 से लेकर 25 तक। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। इसी प्रकार से 25 से लेकर 50 तक कितनी, 6, और 50 से लेकर 100 तक कितनी, 10, कितनी, 10, है ना। तो 1 से लेकर 25 तक कितनी हुई, 9, 25 से लेकर 50 तक कितनी हुई, 6, और 50 से लेकर 100 तक कितनी हुई, 10, है ना। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25, कितनी होती है, 25, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि को प्राइम नंबर, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या, तो को प्राइम फैक्टर, है ना। इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। तो को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या वे 2 संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में या एक दूसरे के पहाड़े में ना आती हो, है ना। पर इसे ध्यान से सुनना कि सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी के पहाड़े में या एक दूसरे के पहाड़े में ना आती हो, है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है,
तो 5 और 6। अब मेरे को बताइए कि 5 के पहाड़े में 6 आता है क्या, या 6 के पहाड़े में 5 आता है, या कोई ऐसी एक संख्या एक के अलावा जिनके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है ना। तो आप समान तौर पर ये भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक या एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे अगर मैं इन दोनों संख्याओं की बात करूं तो ये दोनों संख्याएं सिर्फ किसके पहाड़े में आती हैं, 1 के पहाड़े में। तो वे संख्याएं जो सिर्फ 1 के पहाड़े में आती हैं, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हैं, और 1 के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअवाच्य संख्या कहलाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 19 और 20 है ना। इसी प्रकार से 36 और 25 है ना। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, सहअवाच्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक होता है परफेक्ट नंबर है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। देखिए कई प्रश्न ऐसे आएंगे, यहाँ पर आपको परफेक्ट नंबर हिंदी में क्या लिखा होगा, परफेक्ट नंबर ही लिखा होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझते हैं कि परफेक्ट नंबर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है ना। तो देखिए वे संख्या जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के अलावा उस संख्या के बराबर होता है। क्या समझा रहा हूं मैं, कि वे संख्या जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के अलावा उस संख्या के बराबर होता है ना। अगर मैं एग्जांपल तौर पर बताऊं तो मैं दे रहा हूं कितना, 4। मैंने कितना लिया, 4 है ना। तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, और किसके पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। तो ये गुणनफल होगा किसके, 4 है ना। तो देखिए 4 यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना है, 4। तो मैंने क्या बताया कि उस संख्या के अलावा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 4 को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका योग किसके बराबर होना चाहिए, इस 4 के बराबर होना चाहिए ना। जैसे अगर मैं 1 प्लस 2 करूं तो कितना होता है, 3, और आना कितना चाहिए, 4। तो इसी प्रकार से वे संख्याएं जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के अलावा उस संख्या के बराबर होता है। यदि मैं 6 कितना, 6, तो आप बताइए 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के, 3 के और 6 है ना। परिभाषा क्या बोलती है, उस अंक के अलावा। तो यहां से 6 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इन संख्याओं को क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। इनके गुणनफल का योग दी गई संख्या जो क्या है, 6, उसके बराबर आ रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनफल का योग उन संख्या के अलावा उन संख्याओं के बराबर होता है, वे संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है ना। तो देखिए यहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन। पहला क्या आता है, इसको रखता हूं, देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है एक अंक की संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। कितने अंक का, 1 नंबर, 1 अंक है ना। 1 अंक कौन सा होता है, 6। इसी प्रकार से 2 अंक, तो 10 का कौन सा होता है, 28। और इसी प्रकार से जो 3 अंक का होता है वो होता है 496 है ना। आज तक पेपर में सिर्फ इन्हीं 3 क्वेश्चंस के बारे में आया है। कहां से, परफेक्ट नंबर से या संपूर्ण संख्या से। मैं विनती करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एडमिशन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।